बड़ा फनी सा हो जाएगा। लोग ना वो शाहरुख खान की पिक्चर से सोचेंगे कि कॉपी कर लिया तुमने, ले तो ले इसलिए- ले 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 हाँ, ले जब आपने शुरुआत की थी, आपके जो उस्ताद रहे होंगे, मेंटोर रहे होंगे, उस टाइम के यंग ट्रेनी डिटेक्टिव्स और आज के यंग ट्रेनी डिटेक्टिव्स में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? तो प्रोफेशनलिज्म मुझे लगता है कि बाहर के क्लाइंट में थोड़ी सी ज़्यादा है, हमारे इंडिया में थोड़ी प्रोफेशनलिज्म की कमी है, जो कि ठीक होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि डिटेक्टिव को लोग कई बार जादूगर समझते हैं, कई बार खुदा समझते हैं। वो उनको लगता है कि डिटेक्टिव तो कुछ भी कर सकता है। आपके ऊपर केस होना चाहिए कि आपने 20 साल इसको छुपा के क्यों रखा। नहीं, आप कमज़ोर हो, आप डरे हुए हो। सर, तो ऐसे केस में आपका नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है? उसने कहा जी 6 महीने से मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है, मेरे साथ रोज सेक्स करता था, ये मेरे साथ रेप करता था रोज, अब शादी नहीं कर रहा मेरे साथ। तो जेल हो जाएगी? जेल हो जाएगी, आपको पक्का आप जेल जाओगे। सर, आपकी जांच पड़ताल कहाँ तक पहुंची थी इस केस में, जब तक कि ये पता नहीं चला? नहीं, हम एक्चुअली हमारे पास केस, हमारी डिस्कशन हो रही थी। आप शौक थे सर जानने के बाद कि लड़की नहीं किया? मैं सच बताऊं तो मैं बहुत परेशान हुआ इस चीज़ को लेकर। वो सुबह अतुल सुभाष का केस हुआ तो कई लोग मेरे पास आए, तो क्या हो जाता? एक इंसान के मरने के बाद ही तो वो चीज़ अंगार पकड़ती, उसके पहले तो कोई हवा नहीं देता उसे। यस, उसका कारण क्या है कि उसको सारा कुछ पता होता है। पुलिस को भी अपनी थ्योरी बनानी पड़ती है, और कई बारी वो एक थ्योरी नहीं होती, अलग अलग थ्योरी होती है, अलग अलग जांच के एंगल होते हैं। तो वो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो भागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं, जैसे इरफान खान साहब का बहुत बड़ा डायलॉग है कि बीहड़ में बागी मिलते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। तो सर, कॉर्पोरेट्स, मुझे लगता है सबसे बड़े पुलिस वही होते हैं, हथियार है उन्हीं के पास में। कॉर्पोरेट के क्या केसेस होते हैं? वो ये कोशिश करता है कि सामने वाले को पता ना चले कि हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इंडिया में तो अजीत डोभाल साहब हैं, वो तो रियल हीरो है हमारे इंडिया के। उन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया, उन पे भी स्पाई किया, और उनके ऊपर फिल्में भी बनी हैं। पिक्चर देखना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी केस के ऊपर है। एक केस है, पूरी पिक्चर है, और बहुत तरीके से बताया गया है। जो आपके ऑडियंस है उनको भी अंडर ट्रायल देखनी चाहिए, उनको हिम्मत मिलेगी। श्रोतागण, वेलकम टू योर पॉडकास्ट विद राज। तो आपने पूछा कि शादियों का ये हाल क्यों हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जैसे कि हमने बात की कि डिवोर्स हो रहे हैं, ये साइलेंट डिवोर्स हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहा है, इसमें 2-3 रीज़न हैं। मुझे ऐसा लगता है काल चक्कर है, वो घूम रहा है। और पहले एक टाइम पे लड़कियों को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, उनको पीट दिया जाता था, बहुत बुरा हाल उनका किया जाता था, उनको छोड़ दिया जाता था ऐसी। तो जब ऐसी चीज़ें हो रही थी तो फिर लॉ बने, डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ बना 2005 में, और उससे पहले जो डॉरी का लॉ था वो बना। और उसमें फिर ये हो गया कि भाई जो भी ऐसा करेगा उसमें नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा वो, और साथ के साथ वो अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी रेप केसेस में होता है कि अगर कोई लड़की जाके कह दे कि फलाने बंदे ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, तो वो अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट होने के बाद वो जेल चला जाएगा, उसके बाद वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। कोर्ट देखेगी मेरिट के हिसाब से कि जमानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कोर्ट को अगर ये लगता है कि ये बंदा दोषी हो सकता है तो उसको जमानत नहीं मिलती। कोर्ट को प्रूफ देख करके ये लगता है कि ये नहीं दोषी हो सकता, तो उसको जमानत मिल जाती है जनरली। तो इस तरीके से डॉरी के केसेस भी थे पहले, और डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस थे। लेकिन जब जब ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो फिर जो लॉ में अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट में ये हुआ कि अब अरेस्टिंग नहीं होगी, अब अरेस्ट होगा तो प्रूफ के साथ होगा, ऐसे अरेस्ट नहीं होगी। वारंट चाहिए होगा उसके लिए कोर्ट का, और कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास ये इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है और इसलिए हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो पुलिस भी आज की डेट में अगर आप कोई लड़की डॉरी का केस लेके चली जाती है तो पति को अरेस्ट नहीं करती है या उसकी फैमिली को अरेस्ट नहीं करती है। और इसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी अब अरेस्टिंग नहीं होती, एक टाइम पे होती थी। क्योंकि बहुत सारे केसेस जब बढ़ गए तो कोर्ट ने अमेंडमेंट की उसमें, और अब अरेस्टिंग नहीं होती। तो ये जो केसेस हुए, तो इसमें लड़कियों को कानूनन एक सबल मिल गया कि हाँ हम ऐसा करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम बंदे पे इल्जाम तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, अब इसका काउंटर कुछ है नहीं है। अगर एक लड़की ने इल्जाम लगा दिया लड़के पे, वो सारी उम्र उसको केस लड़ता रहेगा,
ना तो ये साबित हो पाएगा कि इसने ऐसा कुछ किया था, और ना ये साबित हो पाएगा, वो कर पाएगा कि मैंने ऐसा नहीं किया था। तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त कानून जो है वो लड़की की तरफ तो ज्यादा झुका हुआ आज है। की डेट में बहुत सारे कानून हैं जो लड़की की तरफ ही है। लड़के के पास एक भी रेमेडी नहीं है जो वो अपने आप को बचा सके। अगर किसी लड़की ने धोखे से भी कह दिया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, जैसे मी टू का मूवमेंट चला, आपने देखा, तो उस पर मैंने लिखा भी एक बड़ा आर्टिकल कि भाई ये नहीं होना चाहिए। कोई भी लड़की 20 साल पहले उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन वो उठ के आके कह दे, नाना पाटेकर के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा, उनकी को स्टार ने लगाया कि इन्होंने मेरे ऐसे पीछे पीठ पे हाथ लगाया था और इस तरीके से मेरे को छेड़ा था, मेरे को ऐसा किया था, वैसा किया था। तो हालांकि कोर्ट में वो केस गया और फिर चीज़ें हुई और वो ख़त्म भी हो गई चीज़। बट आप एक चीज़ सोचो कि आप कर क्या रहे हो। आप 20 साल पहले का किस्सा जो है वो याद करके आप उस बंदे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। 20 साल बाद उसने पता नहीं ऐसे कितने कांड कर दिए होंगे। तो आपके ऊपर केस होना चाहिए कि आपने 20 साल इसको छुपा के क्यों रखा। सर लेकिन ऐसी ऐसा क्या नहीं रीजन लगता था? आपको कि शायद उस वक्त उस इंसान को, उस लड़की को शायद इतनी हिम्मत नहीं होगी या कितने ताकत नहीं साल होगी, इंडस्ट्री में हिम्मत उसकी नहीं होगी? पोजीशन नहीं होगी। कितने साल हिम्मत 20 साल नहीं बाद होगी? शायद उसको ऐसा लगा कि अब मुझे कहना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। तो इसमें वक्त को अगर हम ना कंसिडर करें तो एक अगर ये साबित ना हो पाए कि उसका कोई कसूर है, तो फिर कैसे उस बंदे को जस्टिस कैसे मिलेगा? उसके जस्टिस का क्या? जस्टिस तो दोनों के लिए है ना, कानून तो दोनों के लिए है ना। सर बोलने की हिम्मत उसकी 20 साल बाद हुई, मैं बस ठीक ये है, कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया। उसने 20 साल बाद बोला, वो बंदा अरेस्ट हो गया। लेकिन वो लड़की साबित कैसे करेगी कि 20 साल पहले उसके साथ ये किस्सा हुआ? आप एविडेंस की बात कर रहे हैं। एविडेंस की बात कर रहा हूँ। कोर्ट तो एविडेंस पे चलती है ना। लेकिन अरेस्ट तो हो गया क्योंकि आपने बोला। और अच्छा। कानून ये है कि आपने अरेस्ट करना है, पुलिस ने अरेस्ट करना है। पुलिस ने उसको थाने में लाया, अरेस्ट कर लिया, जो धारा लगाई उसमें बुक कर लिया उसको कि तूने 20 साल पहले ये कांड किया। अब कोर्ट जा, कोर्ट से जमानत ले। कोर्ट में उसको जमानत भी मिल जाएगी 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वो 15 दिन 1 महीना जेल में रहा, उसका क्या? जो उसके ऊपर दाग लग गया, हो सकता है अभी उसके बच्चे बड़े हो गए हों, उसकी भी लड़कियां हों, या लड़कियों के बच्चे हो गए हों, उनकी शादियां हो गई हों, उसका समाज में एक अच्छा खासा नाम हो सकता है, एक अच्छी जॉब हो सकती है उसका एक रेपुटेशन हो सकता है अच्छा। वो जो डैमेज हो गई उसकी रेपुटेशन उसकी भरपाई कौन आपके इल्जाम करेगा? लगाने से, वो जेल चला गया, प्रेस ने उसका रेप कर दिया उसका नाम ले लेकर के, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसको जस्टिस कैसे मिलेगा? कल को अगर ये साबित नहीं हुआ कि उसने ऐसा किया था, तो क्या आप अंदर जाने को तैयार हो? ओके। क्या सामने वाला आपके ऊपर फिर डिफेमेशन का केस करे? फिर आप माफी मांगोगे? तो इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से आप है ना? कह रहे हैं कि जो कानून है वो ज्यादा इस तरफ झुका हुआ है, हाँ, लड़कों को कम बचा पा रहा है, बचाने का कुछ है ही नहीं। लड़कों बचा के ही नहीं पास पा कोई रहा है। कुछ अच्छा। है ही नहीं। इसको ऐसे समझ लो कि आप अभी यंग हो, आपने गर्लफ्रेंड बनाई, ठीक है, आपकी नहीं बनी उसके साथ, वो थाने चली गई, उसने कहा जी 6 महीने से मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है, मेरे साथ रोज सेक्स करता था, ये मेरे साथ रेप करता था रोज, अब शादी नहीं कर रहा मेरे साथ, अब मेरे को छोड़ रहा है ये। तो जेल हो जाएगी। जेल हो जाएगी आपको, पक्का आप जेल जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल है, आपने एग्जाम्पल। शादी, हाँ, आपने शादी कर ली, ठीक है, तो बीवी आपको जेल भिजवा सकती है, ठीक है। तो आदमी का बचना मुश्किल है आज की डेट में। वो इसलिए नहीं बच पा रहा क्योंकि उसने बड़े कांड किए हुए हैं पहले। सही बात जो है। पहले के आदमियों ने कांड किए, उसकी सजा आज के आदमियों को मिल रही है। कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीवी को तू मत बोलो, तुम बोलो उसको, या आप बोलो। प्रेम से रखो, आई लव यू बोलो दिन में 3 बार। 3 बार बोलो, 1 बार बोलो, 10 बार बोलो, जब आपका मन करता है बोलो, लेकिन बोलो जरूर। उसकी दिल से रिस्पेक्ट दिल से करो। बोलो। वो आपकी साथी है, वो आपकी नौकरानी नहीं है। वो आपके लिए खाना बनाने के लिए नहीं लेके आए आप उसको, आप सिर्फ उसको बिस्तर गर्म करने के लिए नहीं लेके आए, आप उसको अपनी जीवन साथी बना के लेके आए हो, अपनी लाइफ का पार्ट बनाया उसको आपने। आप इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी आपको। तो छोटी छोटी घटनाएं जो हैं वो समाज में बड़ा योगदान देती हैं। तो जो आपका मेन पॉइंट था, समाज में अब इतना हेट्रेड हो गया है, लड़कियों को लगने लगा है कि लड़के तो सिर्फ उनको यूज करते हैं। तो सोनम और राजा का भी जो केस था वो ऐसे ही तो था? नहीं, वो ऐसा नहीं था। वो संवेदनहीनता है हमारे समाज में कि भाई किसी का लड़का है जवान, ठीक है, उससे शादी कर ली,
अपने स्वार्थ के लिए, और फिर उसको मौत के घाट उतार दिया। सर आपकी बात ठीक भी है। हुई थी ना शायद, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमारे पास ये केस आया था और उसके बाद फिर लाश मिल गई, तो फिर बात आगे बढ़ी नहीं उसकी। तो आपके पास में केस लड़के वालों की तरफ से आया था? लड़के वालों की तरफ से, जब ये गुम गए थे, मतलब मिल नहीं रहे थे, तो तब हमारे पास आया था, तब हमने उसके ऊपर काम करना था। तो उनका ये कहना था कि पुलिस उसमें काम कर नहीं पा रही, तो हमने उनको समझाया कि पुलिस करती है काम ऐसे केसेस में, लेकिन थोड़ा कई बार देखती है वो सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लड़की खुद भी गायब हो जाते हैं। सर तो ऐसे केस में आपका नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है? मतलब अगर मिसिंग वाले केसेस आते हैं जनरली, तो पहले हम देखते हैं कि केस क्या है। फिर जो यहाँ पे हम अगर रिपोर्ट नहीं हुआ पुलिस में, तो हम क्लाइंट को बोलते हैं कि पहले रिपोर्ट कर लो आप। फिर रिपोर्ट करने के बाद अगर रिपोर्ट पहले हुआ होता है या कर लेते हैं वो, तो फिर हम आईओ से जाके मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, अपना IO परिचय मायने? देते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पुलिस की तरफ से अपॉइंट होता है, जो सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे होता है, हम उनसे मिलते हैं, उनके साथ कंसल्ट करते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं कि भाई हम भी इसमें कुछ ना कुछ योगदान दे सकते हैं आपको, आप अपनी तरीके से काम करो, हम अपने तरीके से काम करते हैं, और दोनों इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि पर्सन को जस्टिस मिल सके, सर तो जब बंदे को ढूंढा जा सके। आपके सामने में जब ये केस को रख रहे थे लड़के वाले, आपको उनके बातचीत या हाव भाव से लग रहा था कि उनकी शक का जो कांटा है वो उनकी बहू पर जा रहा है कहीं, या फिर वो एकदम सिक्योर थे उस मायने से? नहीं, वो देखिए, क्योंकि दोनों गायब हुए थे उस समय। ओके। तो दोनों गायब हुए थे, तो ये था कि भाई किसी गैंग ने ये काम किया है, या कोई बांग्लादेशी गैंग होगा उस एरिया में एक्टिव होगा, या वहीं का कोई लोकल गैंग होगा, उन्होंने लड़के को दोनों को किडनैप कर लिया है, और किडनैप करके अपना जो भी, या तो वो कुछ फिरौती मांगेंगे, या फिर उनका कुछ और मकसद होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके का डाउट था। मतलब सोनम पे तो बिल्कुल किसी को डाउट नहीं था, बिल्कुल भी डाउट नहीं था। आपको था? आपकी शक की कड़ी कहीं घूमी थी उस तरफ? हम क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है कि जब इस तरीके का कोई भी केस आता है, सबसे पहले जो उनके सबसे करीब बंदा होता है, हम उसके ऊपर डाउट करते हैं, जो उस मोमेंट में उनके पास था। यस। उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि उसको सारा कुछ पता होता है। अगर दो लोग कहीं पे गए हुए हैं, एक बंदा गायब हो जाए, एक बंदे का कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि जो गायब हुआ है, जो दूसरा बंदा, उसका हाथ हो सकता है, उसमें चांसेस हैं, प्राइम सस्पेक्ट वो हो सकता है। ठीक है। तो उसके ऊपर जब तक उसको हम क्लीन चिट नहीं दे देंगे, जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाएगी, ठीक है, उसको क्लीन चिट नहीं दे देंगे, तब तक हम फिर दूसरे चीजों पे नहीं गौर करेंगे। हम तभी आगे बढ़ेंगे जब उसको हम क्लीन चिट दे देंगे, हमें लगेगा कि हाँ ये तो नहीं है, अब दूसरे एंगल से जांच करते हैं, क्योंकि पुलिस को भी अपनी थ्योरी बनानी पड़ती है, और कई बार वो एक थ्योरी नहीं होती, अलग अलग थ्योरी होती है, अलग अलग जांच के एंगल होते हैं। तो वो जैसे इसमें मेरे ख्याल से 120 पुलिस वाले शिलोंग पुलिस के लगे थे, तो वो जांच कर रहे थे इसमें बड़े स्तर पे। तो उन्होंने बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज देखी, बहुत सारा डंप डाटा देखा, अपना जो मोबाइल का है, डंप डेटा देख के ही उनको एक मोबाइल नंबर मिला, और मोबाइल नंबर उनका जो था वो इंदौर का पाया गया, और इंदौर का जो था वो एक बंदे का पाया गया। जब उसको बंदे को पकड़ा, तब जाके दूसरे तीसरे को पकड़ा, फिर जो राज कुशवाहा था उसको पकड़ा गया, जो इसका बॉयफ्रेंड था, जो बॉयफ्रेंड था। तो ये कड़ियों से कड़ी जुड़ती है, क्योंकि इंदौर का नंबर आ गया, और वो उस मोमेंट पे उस समय वहां पे था, और कड़ियां जुड़ रही थी, तभी उनको डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। तो जब राज कुशवाहा पकड़ा गया, तब ये लड़की वहां से गायब हुई, तब ये इनका प्लान चेंज हुआ कि भाई ये दिखाएंगे कि भाई गाजीपुर के किसी ढाबे, मतलब जो किडनैपर थे वो ही छोड़ के चले गए इसको, तभी इसने अपने आप को विक्टिम शो करना कोशिश करी। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, पुलिस बड़े बड़ों का मुंह खुलवा लेती है, तो पुलिस ने पता लगा लिया कि नहीं भाई ऐसे नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी होते हैं, फुटप्रिंट आप मिटा नहीं सकते हो आज की तारीख में, तो कतई नहीं आप फुटप्रिंट मिटा नहीं सकते हो। आप चाहे करने वाला कितना भी चालाक है, क्योंकि सोनम को ये बड़ी हैरानी थी कि पकड़े कैसे गए, हम यहाँ लाश कैसे मिल गई, हमने तो ऐसा किया था। तो क्रिमिनल जो माइंड होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। कोई भी अपराध जो है परफेक्ट नहीं होता है, कोई ना कोई चीजें रह जाती हैं, तभी वो पकड़े भी जाते हैं, और तभी
वो अपराध भी बनते हैं। अगर वो पकड़े ना जाएं तो पता नहीं क्या क्या हमारे समाज में हो जाए। तो पुलिस काम अच्छा करती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पुलिस बदनाम ऐसी हो जाती है कई बारी। तो मुझे लगता है कि ऐसे केसेस में लोगों को थोड़ा सा फेथ भी रखना चाहिए पुलिस के ऊपर, और पुलिस बहुत एफर्ट्स करती है इसमें। सर आपकी जांच पड़ताल कहाँ तक पहुंची थी इस केस में, जब तक कि ये पता नहीं चला कि नहीं, इसके हम अंदर- एक्चुअली हमारे पास केस, हमारी डिस्कशन हो रही थी, अभी डिस्कशन लेवल पे था, हमने टेकअप नहीं किया था केस, बिकॉज हम जनरली क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ऐसा कोई केस आता है तो हम पहले कहते हैं कि भाई आप पुलिस के पास जाओ, आप पुलिस की रिपोर्ट बताओ हमें क्या है, और पुलिस से हमारी बात करा दो, आईओ से बात करा दो। तो इस तरीके की कन्वर्सेशन हमारी इन केसेस में होती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें टेकअप करना है या नहीं करना है। क्योंकि कारण उसका सिंपल सा है कि अगर हम कोई वैल्यू ऐड कर पाएंगे उस केस में, क्योंकि पुलिस उस पर काम कर रही है, और पुलिस अपने आप में एक सिस्टम है, और सिस्टम के पास वो सारे साधन होते हैं, यहाँ पे वो केस सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बीच में घुसेंगे तो हो सकता है केस बिगड़ भी जाए, या केस किसी दूसरी तो मतलब आप दिशा गाइड में चला करते हैं जाए। उस तरीके से उनको? हाँ, तो गाइड भी करते हैं कि केसेस में जहां पे लगता है कि हम कर सकते हैं काम, तो हम काम भी करते हैं। बट इसमें नौबत इसलिए नहीं आई काम करने की, क्योंकि कुछ दिनों बाद फिर उनकी लाश मिल गई, तो राजा की लाश मिल गई, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। फिर सारे धागे खुल गए। अब वो धागे खुल आप गए शौक फिर। थे सर जानने के बाद कि लड़की नहीं किया? मैं सच बताऊं तो मैं बहुत परेशान हुआ इस चीज को लेकर के, बहुत परेशान हुआ पर्सनल लेवल पे? पर्सनल लेवल पे। मुझे मतलब जब तक वो मिली नहीं थी तो मुझे लग रहा था कि भगवान करे वो ना हो, मतलब डाउट जा रहा था मन में 1% की वो हो सकती है, लेकिन मैं प्रे कर रहा था कि वो ना हो, क्योंकि शादियों से वैसे ही लोगों का भरोसा उठ रहा है, लोग हमारे पास आके रोते हैं, डिस्कस करते हैं अपनी शादी की। और जब वो अतुल सुभाष का केस हुआ अरे तो बाप कई रे। लोग मेरे पास आए जो कंसल्टेशन उन्होंने बुक की मेरे साथ, और वो कहते जी बस हम 1 घंटे बाद हमने अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, पहले सोचा कि चलो राहुल राय गुप्ता से बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई 2-3 दिन के लिए रुक जा, ठीक है, मेरी बात सुन ले, मेरे से आके मिल ले, उसके बाद सुसाइड करना तो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार मेरे से फेस टू फेस आके मिल ले। तो लोग मिले मेरे से, बहुत सारे लोग आके, मैंने बातचीत की, उनको मैंने लोगों के एक्सपीरियंस बताए, डिस्कस किया, उनको हिम्मत बनाई कि भैया तुम किस लिए, मेरे को बताओ कि तुम किस लिए सुसाइड करोगे। क्योंकि सर सिंपल था ना, एलिमनी के लिए सारा नहीं, खर्चा आप उसके कमजोर तरफ। हो, आप डरे हुए हो। तो फिर उनके पास में और दूसरा चारा क्या है, सोल्यूशन क्या है? बहुत सोल्यूशन है। अतुल सुभाष के पास क्या चारा था? उसको, उसके पास चारा ही चारा था। वो देखो, वो फाइट कर रहा था, वो और करता फाइट, क्या हो जाता, मैं कहता हूं जेल भी चला जाता, लेट्स सपोज, तो सर क्या हो लेकिन जाता। एक इंसान के मरने के बाद ही तो वो चीज अंगार पकड़ती, उसके पहले तो कोई हवा नहीं देता उसे। नहीं, बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पे चल रही हैं चीजें, हो रही हैं चीजें, लोग हेल्प कर, हमारे पास लोग आते हैं, हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको जस्टिस मिल पाए। लोग लड़ते हैं, फाइट करते हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उनको सजा तो नहीं हो सकती ना। क्या हमारे कानून का सिस्टम क्या है, हमारा कानून स्लो चलता है, सबूतों के आधार पे चलता है, लंबा टाइम लेता है, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होती है। लेकिन उतना धैर्य रखना पड़ता है। उसका धैर्य रखना पड़ता है आपको। अगर आप किसी ट्रैप में फंस गए हो, ठीक है ना, तो आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जमानत नहीं मिली अभी तक। रेप केसेस में बता रहा हूँ, जो 90-95% में झूठे केस बता रहा हूँ, उसमें लोग अंदर हो गए हैं, वो जेल में पड़े हुए हैं। तो क्या वो सुसाइड कर ले सारे? तो फिर तो मतलब जो जेल में विचाराधीन कैदी होते हैं वो सारे सुसाइड कर लेंगे फिर तो। भाई अतुल सुभाष जेल तो नहीं गया ना, ठीक है, उसका पैसा लग रहा था, उसका टाइम लग रहा था, उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे थे, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन जेल तो नहीं गया ना वो। जब जेल नहीं गया तो जो जेल गए हैं उनके लिए, उनके पास तो बहुत वैलिड रीजन है सुसाइड करने का, उनको तो जेल में ही सुसाइड कर लेना चाहिए। तो लोग फाइट करते हैं, लोग जेल में फाइट करते हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी राजपाल यादव की, अंडर ट्रायल। नहीं सर, मैंने तो ये नहीं अंडर देखी। ट्रायल आप पिक्चर देखना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी केस के ऊपर है। एक केस है, पूरी पिक्चर है, और बहुत तरीके से बताया गया है। जो आपके ऑडियंस है उनको भी अंडर ट्रायल देखनी चाहिए, उनको हिम्मत मिलेगी।
राजपाल यादव ने अंडर ट्रायल कैदी की इसमें भूमिका निभाई है। बहुत शानदार पिक्चर है, अंडररेटेड पिक्चर है। लोग ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन हम जासूस हैं, हम डिटेक्टिव हैं, तो हमें ऐसी पिक्चरें अपील करती हैं, हमें अच्छी लगती हैं। सर आपकी फेवरेट पिक्चर्स कौन सी है जासूस स्पाई जॉनरा में? 16 दिसंबर, ओ क्या मिलन नाम था? सोमन। मिलन सोमन की यस, दुल्हन सोलन। की विदाई का वक्त आ चुका है। या। वक्त आना चाहिए। या गुलशन ग्रोवर, गुलशन मिलन ग्रोवर, सोमन, yes, सुशांत yes, सिंह yes, राजपूत भी है उसमें। यस यस यस। या, नहीं, या। सुशांत सिंह राजपूत नहीं, वो उसमें। सुशांत सिंह है। हाँ करेक्ट, सुशांत उनका भी सिंह पूरा है। नाम सुशांत सिंह राजपूत ही है शायद। मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन सुशांत सिंह है जिन्होंने सुखदेव का किरदार निभाया था भगत यस सिंह यस में। यस यस। तो वो पिक्चर बहुत शानदार लगती है, मैंने 20 बार देखी होंगी, और एक एक सीन उसमें कमाल का है। ईडी के ऊपर वो पिक्चर है, ठीक है। आज जो ईडी आप देखते हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो देखते हो आप, ठीक है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इंटेलिजेंस विंग का वो केस है। तो बहुत शानदार पिक्चर है, और एक एक चीज़ मतलब देश के बारे में है, समाज के बारे में है, पाकिस्तान के बारे में है, और जो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश अलग हुआ उसके बारे में है। मतलब उसमें सारे मसाले हैं। सर वो रियलिस्टिक है एक तरीके से कि स्पाइस इस तरीके से काम करता है? यस, बहुत रियलिस्टिक पिक्चर है वो, बहुत रियलिस्टिक। उसमें जो स्विस बैंक जाता है, वो स्विट्जरलैंड जाता है, तो मैं खुद स्विट्जरलैंड गया हूँ, और मैं स्विस बैंक के कर्मचारियों से मिला हूँ। अभी मैं अमेरिका गया था, और मैं एक पर्सन के साथ वहाँ पे रहा जो स्विस बैंक के लिए काम करता है। स्विस बैंक वही ना जहाँ बहुत सारे नेताओं का जो खाता जो चलता है। कहते हैं नेताओं के पैसे है, ये सी है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, मतलब इंटरनेशनल अफेयर है, वो उतनी समझ हमारे अंदर नहीं है कि हम उनके ऊपर बात कर पाए, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वो एक्चुअली क्या है कि स्विस बैंक कैसे काम करता है हमें नहीं पता, उसका मैकेनिज्म कैसे है, पैसा कैसे पहुंचता है, कैसे वो सिक्योर करते हैं पैसे को। फिल्मों में दिखाया जाता है, उतना ही हम जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में हकीकत क्या है वो किसी को नहीं पता। 16 दिसंबर के अलावा 16 दिसंबर के अलावा बहुत सारी फिल्में हैं। एक मुखबिर पिक्चर है, वो ओमपुरी सुनील शेट्टी की है, वो भी अच्छी लगती है, वो भी डिटेक्टिव के ऊपर है। ऐसी कई पिक्चर है। बादशाह भी अच्छी लगती है, बादशाह मतलब कॉमेडी मूवी है, ठीक है ना, बट वो भी एक्चुअली प्राइवेट डिटेक्टिव ही रहता है। वो प्राइवेट डिटेक्टिव है, मतलब वो 98 में जब मैं एजेंसी खोलने वाला था तब रिलीज हुई थी, तो मैंने एक बार सोचा था कि मैं बादशाह डिटेक्टिव एजेंसी रखूं, जो उनका नाम था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार बड़ा फनी सा हो जाएगा, लोग ना वो शाहरुख खान की पिक्चर से सोचेंगे कि कॉपी कर लिया तूने और रख लिया, तो ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे लोग। ले तो सर ऑफिस ऐसे ही होते हैं बाय द वे, जैसा बादशाह का ऑफिस था उसमें? नहीं, ऐसे नहीं होते ऑफिस, वो सारा सेट था। और सर जो डिवाइसेस है बेसिकली वो बम, चॉकलेट बॉम्ब और चिपकली जूते, नहीं ना ऐसे कुछ नहीं होता। आप लोग फाइट के लिए कितने प्रिपेयर होते हो? मतलब अगर कभी मारा मारी हो गई, कुछ हो गया ऐसे केसेस में फील्ड पे? जासूस कभी फाइट नहीं करता, कभी नहीं ना। आपने एक था टाइगर देखी फिल्म, वो देखने में अच्छी थी, उसका स्टोरी अच्छी थी, उसकी फोटोग्राफी अच्छी थी, उसकी डायरेक्शन अच्छी थी, उसकी लोकेशंस बहुत अच्छी थी, एक्टिंग सबकी अच्छी थी, गाने अच्छे थे, सब अच्छा था, हमने एंजॉय की, कई बार देखी फिल्म, लेकिन रियलिस्टिक नहीं थी वो मसाला था सारे का सारा। जासूस ऐसा होता ही नहीं है, जासूस ऐसे करता ही नहीं है काम। रॉ का भी नहीं करता, मोसाद का भी नहीं करता, CIA का भी नहीं करता, ऐसे काम होते ही नहीं है जनरली। जासूस का मतलब है कि वो छुप के आपकी जानकारी लेके निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो अपने रास्ते आप बनक भी नहीं लगा पाओगे, ये जासूस था। लड़ाई करना तो बहुत दूर की बात है। सर आपका फेवरेट स्पाई कौन है? कोई है आपकी इंस्पिरेशन जिससे आप बहुत इन्फ्लुएंस हुए, जिनका काम आपने बहुत पढ़ा है? इंडिया में तो अजीत डोभाल साहब है, वो तो रियल हीरो है हमारे इंडिया की। उन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया, उन पे भी स्पाई किया, और उनके ऊपर फिल्में भी बनी हैं। तो साउथ के एक बहुत फेमस एक्टर हैं सूर्या, उनके ऊपर एक मूवी बनी, और एक मोहनलाल जी हैं, वो मलयाली फिल्म के सुपरस्टार है। तो उस जो अजीत डोभाल का रोल है वो सूर्या ने किया, और मोहनलाल ने प्रधानमंत्री का रोल किया। तो उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे वो पाकिस्तान जाते हैं जो सूर्या है, और कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं परमाणु जो परीक्षण जो बना रहा था पाकिस्तान,
उसके ऊपर कैसे प्रूव करते हैं, कैसे इंडिया को पता चलता है। और लेकिन हमारे जो नेता हैं वो थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं उसके अंदर, और इस वजह से वो मिशन जो है उनका बहुत ज़्यादा सक्सेस, मतलब जितना उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है। क्योंकि उस समय शायद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डायरेक्ट वहाँ के राष्ट्रपति को फ़ोन कर दिया और उनको बता दिया कि हमें पता है कि आप परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हो, और इस वजह से उनको पता चल गया। और इस वजह से जो इनका मतलब कवर था वो एक्सप्लोर हो गया। आई थिंक जिया उल हक थे उस टाइम पे, हाँ इफ आई एम नॉट शायद, रॉन्ग। हाँ जी हाँ जी। तो वो पता चल गया, तो इन कुछ स्पाई मारे भी गए उस समय, और फिर इनको भी छोड़ के आना पड़ा वहाँ से। सर मैं क्या कहने वाला था, कॉर्पोरेट के बारे में। नहीं, आप ये जब बता रहे थे ना तब एक थॉट जहन में आया था। एली कोहेन का नाम पता है आपको? जी जी। इजरायली स्पाई जो थे हाँ जी, मोसाद हाँ के, जी, हाँ वो जी, हाँ जी। इतना उन्होंने काम किया था कि वो जो दुश्मन देश था सीरिया, उसके डिफेंस मिनिस्टर उनको बना दिया था। सर ये लेवल का एक परिपक्वता जिसे हम कहते हैं हिंदी में, स्पाई कैसे, मतलब इंस्टिंक्ट कितना काम करता है एक स्पाई का? सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है फील्ड पे, तो एक्सपीरियंस या स्पाई, इंस्टिंक्ट? जो स्पाई है वो एक एक्टर भी होता है, वो अपने आप को एक किरदार में डाल लेता है, किरदार में डाल के वो वैसा ही एक्ट करता है जैसा कि वो किरदार की ज़रूरत होती है, वो वैसा ही बन जाता है। तो जो आप डिफेंस मिनिस्टर, वो राष्ट्रपति भी बनने वाले थे उस देश के। कुछ साल और टिकते तो शायद, हाँ नहीं, वो बनने वाले थे, लेकिन क्या है कि उनके किसी को डाउट हो गया, उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन भेजी थी इजराइल, और उस इंफॉर्मेशन के जो सिग्नल थे मोर्स कोड, वो, मोर्स कोड, हाँ हाँ जी, तो वो पता चल गए, और उस वजह से जब उनके घर की तलाशी ली गई तो वहाँ पे डिवाइस मिला। माइक्रोफोन और डिवाइसेस जो होती है वो पकड़ी गई, और जिससे कि वो हो गया, तो बाद में उनको फांसी भी दे दी गई। या और उनकी शायद आई थिंक आप आज तक के अंत्येष्टि होने के बाद में जो बचे हुए अवशेष है वो भी शायद लौटा नहीं रहे, और परिवार आज भी स्ट्रगल हाँ, कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कभी कभी स्पाइस जो है वो साइलेंट डेथ्स भी उनको झेलना पड़ता बहुत है। बहुत होती है, बहुत होती है। उनको नाम नहीं मिलता, इनाम नहीं मिलता उनको, लेकिन वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता। और प्राइवेट डिटेक्टिव भी अपना काम करके एक परिवार को या किसी इंसान को संतुष्टि दे देता है और अपने रास्ते चल देता है। हमारा काम, मतलब उनके साथ कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो देश के लिए ही काम करते हैं, वो समाज के लिए काम करते हैं, और हम, अगर मैं मतलब बहुत ब्लंटली बोलूँ तो हम पैसे के लिए काम करते हैं। और सर ये ठीक पैसा है। डिस्कशन लेवल से ही तो- शुरू हो जाता है या फिर जब आप एक्चुअली केस हाथ में लेते हैं तब से? नहीं, पैसा तो बाद में, मतलब मेरा तो ये होता है कि मैं बाद में पैसे की डिस्कशन, हालांकि कई बार क्लाइंट बोलते हैं जी अच्छा चार्जेस क्या होंगे, मैंने कहा भाई चार्जेस वगैरह की बाद में बात करेंगे, पहले काम की बात करते हैं, हम आपके लिए क्या कर पाएंगे उसकी बात करते हैं, उसके बाद चार्जेस की बात करेंगे। चार्जेस की बात पहले करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, केस क्या है, वो बिना जाने में चार्जेस क्या बता दूँ, वो 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जनरली प्राइवेट डिटेक्टिव जो है वो बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, ठीक है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, देश के लिए भी कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं, ठीक है, बट उस लेवल पे, अजीत डोभाल जैसे लेवल पे वो मतलब पहुंचना इम्पॉसिबल है। बट कभी आपको गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं? गवर्नमेंट के लिए हम समटाइम काम करते हैं, जो PSU होती हैं उनके केसेस जो कोर्ट में होते हैं, तो कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ एविडेंसेस चाहिए होते हैं, उसके लिए हम रेगुलर काम करते हैं। ओके, एंड सर इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, यहाँ पर चार्जेस का क्या फलसफा है? मतलब क्या रेंज हो सकता है, एक प्राइवेट डिटेक्टिव क्या चार्ज कर सकता है अपने क्लाइंट से? ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने अभी बोला, केस टू केस डिपेंड करता है, केस कितना बड़ा है, उसके ऊपर टाइम कितना लगेगा, एफर्ट्स क्या क्या लगेंगे उसमें, टीम कैसी कैसी, कितनी सीनियर टीम लगेगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में टूल्स बताए थे कि अंडर कवर करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, वॉच रखनी पड़ेगी, फील्ड इंक्वायरी करनी पड़ेगी, डिजिटल इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो एक केस जब हमारे पास आता है तो हम अपना माइंड मेकअप करते हैं, हम बताते हैं क्लाइंट को कि हम इसमें ये चीज़ करेंगे, और उस हिसाब से हम चार्ज करते हैं। तो अगर आप रेंज पूछो 10,000 रुपये से लेके 10 लाख 20 लाख कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट टू क्लाइंट, क्लाइंट टू किसी क्लाइंट। कितनी ताकत है। अच्छा, एक दिक्कत ये होती है कि कई बार जैसे लोग पॉडकास्ट सुनते हैं या मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको लगता है कि ये बड़ा चार्ज करता होगा,
ठीक है, वो अपना एक माइंड मेकअप कर लेते हैं कि चार्ज ज़्यादा करता होगा, तो चलो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते। तो कई बार उनको जब उनके साथ कुछ घटना घट जाती है, तब उनको रियलाइज़ होता है यार चार्जेस तो ठीक है, बात तो कर लेनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि आप किसी भी डिटेक्टिव के पास जाओ, अगर आपको प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि डिटेक्टिव आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आपको बात ज़रूर करनी चाहिए। चार्जेस तो बात की बात है, एक सही सलाह ही दे देगा वो। सलाह दे देगा। हो सकता है वो आपसे 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया अपनी फीस चार्ज कर ले बातचीत करने की, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है? तो आपसे एक छोटा सा अमाउंट वो चार्ज कर ले, अपने टाइम की कीमत ले ले, लेकिन आपको हो सकता है वो 1 लाख रुपए की सलाह दे दे। आपको ऐसा रास्ता बता दे, आप ब्लंटली बोल सकते हो उसको कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे खर्च नहीं करना चाहता, मेरे को सलाह चाहिए आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठो, डिस्कस करो, फ़ोन पे डिस्कस करो, ज़ूम मीटिंग में डिस्कस करो, अपना एटलीस्ट केस डिस्कस करो। आप उसको अपने अंदर दबा के मत रखो, क्योंकि वो कल को कितना बड़ा बनेगा आपको भी नहीं पता। या और ये सर आई थिंक ये बिजनेस तो ऐसा है जिसमें आप क्लाइंट के पास नहीं जाते, क्लाइंट खुद होके आपके पास यस आता है। यस, हम क्लाइंट के पास नहीं जाते, क्लाइंट खुद आता है हमारे पास, खुद अपनी तकलीफ बताता है, हम उसकी हेल्प करते हैं। और वो रेफर भी करता होगा अपने वो किसी दोस्त रेफर यार भी करता है, परिवार वो को। रेफर भी करता है। अगर हम उसके लिए जाहिर सी बात अच्छा काम करेंगे, वो हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाई है, तो वो रेफर भी करेगा कहीं ना कहीं। गॉट इट। सर हमारी बात हो गई पोस्ट मैट्रिमोनियल, हमारी बात हो गई मर्डर्स पे, एक तरीके से लॉ कोर्ट के बारे में भी हमने काफ़ी बात कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट टू थिंग्स नाउ। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो भागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं, जैसे इरफान खान साहब का बहुत बड़ा डायलॉग है कि बीहड़ में बागी मिलते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। तो सर कॉर्पोरेट्स, मुझे लगता है सबसे बड़े बुलीज वही होते हैं, मतलब सबसे बड़ी जो आज की तारीख में हथियार है उन्हीं के पास में है। कॉर्पोरेट के क्या केसेस होते हैं और खासकर थेफ्ट से जुड़े हुए? तो कॉरपोरेट में हमारे पास जो केसेस आते हैं जनरली, वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आते हैं, पिल फ्रेज से रिलेटेड आते हैं हमारे पास केसेस। किससे सर? पिल फ्रेज का मतलब है कि अगर कोई कंपनी कोई चीज़ बनाती है, हाँ हाँ। वहाँ से चोरी हो रहा है सामान, मतलब चोरी को रिलेट कर सकते हैं इससे। लाइक पेटेंट? पिल फ्रेज, ओके। तो सामान गायब हो रहा है उनका, उनको पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, एम्प्लॉय इधर उधर कर दे रहे हैं, या कुछ वेंडर्स कर रहे हैं। जैसे एक कोई नट बोल्ट बनाने की कंपनी है और रॉ जो उनके पास मटेरियल आता है वो लेट सपोज उनके पास ज़्यादा आया, मतलब 1000 किलो आया मान लो, ठीक है, और जब वो बना तो वो कम रह गया, वो 20 किलो 30 किलो कम गया, अब वो कहाँ गया वो नहीं पता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि पहले से ही कम आया था, लेकिन उसको ज़्यादा लिखवा दिया गया टीम के साथ मिल करके, ताकि वो पैसा बना सकें। तो बहुत सारे इस तरीके के केसेस होते हैं जहाँ पे लोग अनाप शनाप पैसा बनाते हैं। परचेज डिपार्टमेंट में लोग होते हैं जो वेंडर्स के साथ मिलकर के कंपनी को चूना लगाते हैं, बॉम्बे लैंग्वेज में घपलेबाजी करते हैं। यस, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप वेंडर से मिल जाओगे, वेंडर से पैसा लोगे, तो कहीं ना कहीं आप उसको फेवर भी करोगे, ठीक है ना। कहीं ना कहीं 2 रुपए का सामान 2.25 रुपए में भी बिकेगा वो, ठीक है ना कहीं हाईएस्ट कोर्ट में भी बिकेगा। और एक बहुत कॉर्पोरेट्स में ये चलता है कि अगर लेट्स सपोज आप वेंडर हो उनके, और कॉर्पोरेट को कोई आप मतलब माल सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपकी वहाँ पे सेटिंग हो गई है, परचेज डिपार्टमेंट में खास करके सेटिंग हो गई है, तो वो आपको खुद तरीके बता देगा। आप चाहे जितना मर्जी सिक्योर कर लो, अगर उनका सिस्टम है कि 5 लोगों से अलग अलग रेट लेना है, 5 लोग रेट देंगे, जिनका कम होगा उसको वो दे देंगे, टेंडर सिस्टम जो होता है, ठीक है, उस तरीके से है। तो ये अगर सेटिंग हो गई आपकी, तो आप अपने आसपास के लोगों को कहोगे कि भाई इसका एक वो बना के दे दो, और आपका रेट सबसे कम होगा, दूसरों का ज़्यादा होगा, आपको टेंडर मिल जाएगा। मतलब आपने वहाँ पे भी घपला कर लिया एम्प्लॉय के साथ मिलके। तो सर यहाँ पर आपके क्लाइंट्स कौन होते हैं कॉर्पोरेट्स में? जो मैनेजमेंट होती है, बड़ी जो सीनियर मैनेजमेंट होती है वो क्लाइंट होती है। कई बार छोटी जो MSME कंपनीज हैं उनमें ओनर्स जो हैं वो मतलब क्लाइंट होते हैं, और कई बार जो ओनर्स नहीं होते हैं, जो मतलब उनके डायरेक्टर्स होते हैं, CEO होते हैं, या उनके मैनेजर्स होते हैं, वो क्लाइंट होते हैं। ओके सर, ये कितना सीरियस हो जाता है सर कॉर्पोरेट में?
मतलब कहीं कोई जान खो सकता है इन सब चीज़ों में, ऐसा हो सकता है? बिकॉज आई थिंक अगर कोई मैनेजमेंट प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर कर रहा है तो शायद खुद को बचाने वाला कोई एक सुपारी किलर को भी हायर कर ले, बिकॉज आई थिंक आप लोगों को ऐसे लोगों से भी बच के रहना पड़ता होगा। खतरे क्या क्या होते हैं आपके लिए बेसिकली? हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरे इसलिए नहीं होते क्योंकि हम जासूसी करते हैं अपने, जैसे मैंने पहले बताया कि जो जासूस है वो ये कोशिश करता है कि सामने वाले को पता ना चले कि हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का काम करें हम। तो हम अपने आप को सिक्योर करके चलते हैं। तो जनरली प्राइवेट डिटेक्टिव को कोई खतरा होता नहीं है। लेकिन जो आप जान जाने की बात कह रहे हो, तो जनरली कॉर्पोरेट्स में ये होता है कि अगर बड़ी कंपनी है, यहाँ पे 10-20 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे यूनियन बनी होती है। तो कई बार यूनियन की लड़ाई हो जाती है मैनेजमेंट के साथ। गुड़गांव में हीरो होंडा कंपनी है, कुछ साल पहले वहाँ पे लड़ाई होगी यूनियन की मैनेजमेंट के साथ और उनका एक मैनेजर मार दिया गया वहाँ पे। ओके। ठीक है, वो अभी केस गुड़गांव कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं, जैसे कंपनीज होती हैं, वो भी हमारी सेवाएं लेती हैं, हमारी सर्विसेज लेती हैं। वहाँ पे अंडर कवर हम माउंट करते हैं, घटना से पहले भी, घटना के बाद भी कि भाई कौन कल्प्रेट है, कौन नहीं है, किस तरीके की यूनियन चल रही है, किस तरीके के लोग हैं ये, किस तरीके का काम चल रहा है, प्रोडक्टिविटी पूरी आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, रिपोर्ट बनती है कौन अच्छा, पूरा रिपोर्ट बनती है, पूरा एक सिस्टम है, एक पूरा सिस्टम है। वो हमें हायर करेंगे, हम एनालाइज करेंगे, होमवर्क करेंगे, उसके बाद हम अपना पर्सन डिप्लॉय करेंगे वहाँ पे, वो वहाँ पे नज़र रखेगा, सबके साथ बना के रखेगा, इंफॉर्मेशन निकालेगा, हमें पास ऑन करेगा, हम उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे, फिल्टर करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, क्लाइंट को देंगे, क्लाइंट फिर उसके ऊपर अपने हिसाब से एक्शन लेगा। ओके। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, सिस्टम है ये इसका करने का, जो कॉर्पोरेट केसेस है बेसिकली। बट सर शायद मैं गलत हो सकता हूँ, जब ये शुरू हुआ था तब, अभी तो शायद मतलब पूरा इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड, राइट? इट्स अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड कंपनी ऑन पेपर। गवर्नमेंट को शायद अपने टैक्सेस भी पे करते हैं सब लोग, जो भी उतना टर्नओवर क्रिएट करते हैं सालाना। पहले सर ये कानूनी था करना? आप प्राइवेट डिटेक्टिव की बात कर रहे हैं? जी, डिटेक्टिव एजेंसीज की बात कर रहा हूँ मैं। डिटेक्टिव एजेंसी का जो इंडिया के अंदर एक सिस्टम है, वो ना तो लीगल है ना तो इनलीगल है। इंडिया में इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, लेकिन डिटेक्टिव जो है वो प्राइवेसी एक्ट को मानते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी की प्राइवेसी ब्रेक ना हो, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है वो लें, और जो पब्लिक डोमेन में कोई काम कर रहा है, लेट्स सपोज हम मैट्रिमोनियल का ही कोई केस सॉल्व कर रहे हैं, तो पब्लिक डोमेन में बंदा जाता है, किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है, तो वो पब्लिक प्लेस पे जा रहा है, उसकी फ़ोटो खींच ली, ठीक है, उसकी वीडियो बना ली, तो वो जनरली हम कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके घर में नहीं घुसे। हम कानून के दायरे में अपना काम कर रहे हैं, हम कानून के दायरे में रह के अपना काम करते हैं। यहाँ तक इनकम टैक्स और जीएसटी वगैरह का सवाल है, तो वहाँ पे इनकम टैक्स भी हम पे करते हैं कंपनी के नाम से, इसी सर्विस के नाम पे, और जीएसटी भी पे करते हैं हम, तो उस हिसाब से हम कानूनन भी हो जाते हैं, रजिस्टर्ड भी है हम। सर जब आपने शुरुआत की थी, आपके जो उस्ताद रहे होंगे, मेंटोर रहे होंगे, उस टाइम के यंग ट्रेनी डिटेक्टिव्स और आज के यंग ट्रेनी डिटेक्टिव्स में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? मैं अगर अपनी बात करूं, अपने जैसे साथियों की बात करूं, तो मुझे बहुत फ़र्क नज़र आता है। उस समय हम बड़े सीरियस होते थे काम को लेकर के, सीखने को लेकर के, समझने को लेकर के। कभी हम अपने सीनियर पे सवाल नहीं उठाते थे कि भाई ये क्यों कह रहा है ऐसा, क्या इसका मकसद है, ये कहीं फील्ड में गया या नहीं। हमें कोई मतलब नहीं होता था कि वो फील्ड में कभी गया या नहीं गया, हम कभी पूछते भी नहीं थे, हमें जानने की कोशिश भी नहीं करते थे। हमें ये था कि जो हमने काम करना है, अपना पार्ट प्ले करना है, वो करना है, सीखना है। क्योंकि जब आप अपने पे ध्यान देते हो तो आप ग्रो करते हो, जब आप दूसरों को पे ध्यान देते हो आप नीचे गिरते हो। ये बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। हाँ जी, तो जनरली आज के जो बच्चे हैं, जो आज के यंगस्टर्स हैं, जो इस फील्ड में आते हैं, वो दूसरों को देख के मतलब मोटिवेट या डिमोटिवेट होते हैं, ठीक है। और इवन सीनियर्स को ही नहीं, मतलब मैंने ये सुना है कि जब कुछ लोग, जैसे मेरे पास कुछ लोग कई बार काम करने आते हैं और उनकी आपस में बात होती है, कई बार वो आके बताते हैं कि वो तो ऐसा कह रहा था,
तो हालांकि हंसी भी आती है, वो कहते हैं ये तो इसी के कमरे में बैठे रहते हैं, इनको क्या पता है इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, ठीक है ना, उनको हमारे बारे में पता ही नहीं और ना हम बताते हैं, हमें क्यों बताना उनको कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या लाइफ में अचीव किया। तो ये तो एक केस स्टडी है, उनको जानने की ज़रूरत है। वो अगर जानना चाहते हैं वो हमारे बारे में रिसर्च कर लें, वो नेट पे देख लें हमारे बारे में, हमारी वेबसाइट पे देख लें, इतने सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं उनमें देख लें, इतने सारे न्यूज़ आ रही हैं उनमें देख लें, कहीं पे भी देख सकते हैं वो हमारे बारे में। अगर जानना चाहते हैं उनको स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो कमेंट पास करके रख देंगे तो इट मीन्स कि वो खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो दूसरे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो जब अपने पे ध्यान देंगे तो उनको अपनी कमियों का एहसास होगा, कमियां दूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन लोग जनरली आज की डेट में नहीं करते हैं। या सर, अगर मैं कहूँ कि जैसे ये कमरा है, राइट, जी। यहाँ पर अगर सिविलियन राहुल राय गुप्ता जी अगर एंटर करते हैं तो वो इस कमरे को कैसे देखते हैं, और डिटेक्टिव राहुल राय गुप्ता अगर एंटर करते हैं तो कैसे देखते हैं? तो मैं अगर मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ तो मैं आपका दोस्त बन के आया हूँ, तो मैं उस नज़रिए से देखूंगा कि ठीक है भाई, आप इसमें रह रहे हो, ठीक है, मेरे को भी आपके साथ 1-2 दिन रहना है, तो अपना एंजॉय करेंगे, बातचीत करेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपना काम करेंगे, निकल लेंगे। लेकिन जब डिटेक्टिव राहुल राय गुप्ता कहीं पे इंटर करता है, तो फिर वो देखता है आसपास कि कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ, कोई हिडन कोई स्पाई कैमरा तो नहीं है, कोई सुनने वाली डिवाइस तो नहीं है, गाड़ी में बैठती है तो वहाँ पे चेक करते हैं। मतलब एक कॉन्शियसनेस होती है कि आप यहाँ पे भी स्टे कर रहे हो, यहाँ पे भी आप रह रहे हो, तो उस तरीके से रहना है। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, दरवाज़ा मान लो मेरे पीछे की तरफ है, तो मैं यहाँ पे नहीं बैठना पसंद करूँगा, मैं दरवाजे के फ्रंट में बैठना पसंद करूँगा एज अ डिटेक्टिव। अगर लेट्स सपोज एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाना है, तो हम दोनों गए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं दरवाजे की तरफ मुँह करके बैठूँगा, आपको अपने सामने बैठाऊँगा, ठीक है? सो दैट मेरे को दिखता रहे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ये डिटेक्टिव की कुछ चीज़ें हैं, मतलब जो वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके रखता है, और वो मतलब एक रूटीन में शामिल हो जाती है, वो अपने आप होने लगती हैं वो चीज़ें, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके सर, जैसे कहते हैं कि हीरे की ना परख की जाती है, जौहरी हीरे की परख करता है। तो जब कोई नया बच्चा आता है, कोई नई बच्ची आती है जो एकदम ही मतलब जो अपना करियर स्टार्ट करे, यू नो, दे आर जस्ट मेकिंग देयर डेब्यू इनटू देयर फील्ड्स। मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मुझे जासूस बनना है, तो आपने अभी तक की जितनी मुझसे बातचीत की है, जितना एक दूसरे से हमने कम्युनिकेट किया, एक दूसरे को समझा है, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं मेरे अंदर जो मुझे एक जासूस बना सकती है, और कौन से ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जिस पे मुझे काम करना चाहिए? तो अगर मैं आपकी बात करूं तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप बहुत स्वीटली बोलते हो, अच्छा बोलते हो, प्रिसाइज होके बोलते हो। एक जासूस की यही क्वालिटी है कि उसको तभी बोलना है जब उसको ज़रूरत है, उसको खाम-खा नहीं बोलना, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, अपने आप को संभाल के रखना है उसने। और जितना वो स्वीट होके बोलेगा, जितना वो अच्छे तरीके से बोलेगा, तो सामने वाले से वो उतनी ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से निकाल सकता है। तीसरा, जो धीरे-धीरे चीज़ें पता चलती है कि वो ईमानदार है या नहीं है, बाय मतलब कह लो बाय नेचर वो ईमानदार है या नहीं है, ठीक है? वो कितना चीज़ों को सोचता है। कुछ लोग होते हैं कि उनको हर चीज़ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी होती है, लेकिन कुछ नेचर से ईमानदार लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं, मेरे को ऐसा करना ही नहीं है, मेरे को इस लफड़े में पड़ना ही नहीं है, मेरे को सही काम करना है, मेरे को इस रास्ते पे जाना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो लोग जो हैं जासूस बनने के काबिल हैं, जासूस बन सकते हैं, अच्छे जासूस बन सकते हैं। और कौन नहीं बन सकता, मतलब 100% शत प्रतिशत नहीं है वो क्वालिटी आप में? जो हर चीज़ पे बेईमानी करता है, जो अपने माँ-बाप से भी झूठ बोल रहा है, अपने दोस्तों से भी झूठ बोलता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग शो ऑफ करने वाले लोग होते हैं, ठीक है? उनके कपड़े देखेंगे, उनके बाल देखेंगे, उनके हाथ में क्या है, चाहे वो कुछ कमाते हैं नहीं, लेकिन उनको आईफ़ोन चाहिए, उनको अच्छी गाड़ी चाहिए। मतलब इस तरीके के शो ऑफ करने वाले लोग होंगे। लोगों को इम्प्रेस करना जिनकी जिनकी हॉबी होगी, हैबिट होगी, तो मुझे लगता है कि वो डिटेक्टिव नहीं बन सकते, वो डिटेक्टिव बनने के काबिल नहीं होते। कैसे? क्योंकि जब वो फील्ड पे जाता है तो वो किरदार निभाता है, वो कोई नहीं, वो निभा नहीं पाएँगे ना किरदार, वो फिर शो ऑफ ही करेंगे, वो अपने आप को भूल जाएँगे।
मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो जिनकी ज़रूरत है मुझे, मैं उनके साथ बात करता हूँ, मुझे लगता है इस बंदे की मेरे को बहुत ज़रूरत है, ये मेरे बहुत काम आ सकता है और मैं इसके काम आ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मुझे ये पता चलता है कि ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा क्लेवर है, मतलब मेरी जासूसी करके आएगा, ठीक है, मतलब अपने माँ बाप की जासूसी करेगा, वो एग्जाम्पल देगा कि जी मैं तो अपनी मम्मी को भी मैंने देख लिया कि फलाने बंदे के साथ मिल रही थी वो, मैंने अपने फादर को भी देख लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। रिसेप्शन पे बैठा होगा, मेरे से मिलने आया है, तो मैं मिल नहीं रहा उससे, ठीक है, मेरी टीम उसको जवाब नहीं दे रही है फ़ोन कॉल का, मेरा नंबर उसके पास है नहीं है, ठीक है, वो क्या करेगा कि कंसल्टेशन बुक कर लेगा ऑनलाइन जाके कि राहुल राय गुप्ता को 3,000 रुपये पे किए, कंसल्टेशन बुक कर ली, अब तो मिलेगा ही बंदा, अब हम तो मिलेंगे क्योंकि हमारा क्लाइंट है वो। और जब वो आके सामने बैठता है, पता चलता है वो क्लाइंट तो है ही नहीं, वो तो मिलने के लिए 3,000 रुपये दे दिया उसने, हम तक पहुंचने के लिए दे दिया, फिर हम पैसे उसको वापस करते कि बेटा ये काम मत कर, ठीक है। Correct. तो जो इस तरीके का प्लानिंग कर सकता है, वो क्या है कि वो रुकता नहीं है कहीं, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। जो पर्सन कंट्रोल नहीं किसी के साथ हो सकता, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, वो डिटेक्टिव बन नहीं सकता, क्योंकि शायद वो फील्ड पे सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज कर दे। कॉम्प्रोमाइज करेगा ही करेगा, वो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाएगा। क्योंकि फील्ड में कई बार आपको बहुत शांत रहना पड़ता है, बहुत आपको जवाब नहीं देना होता, कभी कुछ ऐसी चीज़ हो जाए आपको बच के निकलना होता है। लेकिन जब आप अपनी ओवर इंटेलिजेंस यूज़ करते हो किसी चीज़ के अंदर, फिर आपको लगता है कि भाई ये भी कर लेते हैं, 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 वहाँ पे आप पकड़े जाते हो। फिर सर इंस्टिंक्ट कितना मायने रखता है, जैसे हम गट फीलिंग कहते हैं? बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सच्ची है, झूठी है, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना मिलावट है इसकी बातचीत से, वो जो उसकी सिक्स सेंस है वही उसको बता देती है। सिक्स सेंस वो उसको बता देती है कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्योंकि लेट्स सपोज आप एक इंक्वायरी करने गए, एक बंदे ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, अब आपको अपनी इंटेलिजेंस से ये बांप लेना है कि वो बंदा जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सही दे रहा है या नहीं गलत दे रहा है, कितनी सही दे रहा है, किस हद तक सही दे रहा है, और ये दे क्यों रहा है आपको इंफॉर्मेशन। सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये दे क्यों रहा है। कई बार आप किसी पड़ोसी के पास जाते हो, वो आपको सारी बात बता देता है, क्योंकि उसको बतानी होती है किसी न किसी को, वो तो तैयार बैठा होता है, वो तैयार बैठा है, लेकिन वो क्यों बता रहा है, क्योंकि शायद वो उस पड़ोसी को पसंद नहीं करता जो हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए बता रहा है, या बहुत पसंद करता है उसको जो पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा है उसकी। उसको पता है कि इंक्वायरी चल रही है, उसको पता है कि ये इंक्वायरी करने वाले लोग होंगे। तो ये जांच लेना, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि एक जो बंदा आपको कोई बात बता रहा है वो कितनी सही या गलत है। ओके सर, आरुषि लाल मर्डर केस को आपने फॉलो किया था? आरुषि मर्डर केस, तलवार वो जेसिका लाल थी जो दूसरी जेसिका लाल थी, हाँ, और ये आरुषि तलवार थी, ये आरुषि तलवार, हाँ, जो इरफान खान ने भी वहां पर एक मूवी बनी है, हाँ, सीबीआई के ऑफिसर थे ही। हाँ जी, हाँ जी। डिड यू फॉलो दैट केस बीइंग इन दिल्ली? यस। व्हाट वर योर फाइंडिंग्स देन? जितना मेरा मतलब एक थ्योरी बनी उसके हिसाब से ये था कि उसके माँ बाप ने ही उसका कत्ल किया है, ठीक है, और उसको हादसा दिखाने की कोशिश की है। ओके। एंड जेसिका लाल? जेसिका लाल का तो ओपन एंड शट केस था कि भाई वो पर्सन आता है, इन्फ्लुएंस पर्सन होता है, वो गोली मार देता है उसको शराब ना मिलने के कारण, तो वो तो ओपन एंड शट केस था, उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। तो सर अब करीबन 4 सितंबर 2025 को 30 साल पूरे हो जाएंगे। जी। इन 30 सालों में मैं नहीं पूछ रहा आपकी क्या आपकी बेस्ट लर्निंग्स थी, ये थी वो थी, नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहूँगा कोई एक ऐसा केस सिंगल लाइन में आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ब्रीफली बता सकते हैं, और उससे आपके अंदर क्या बदलाव आया,
या 30 साल पहले जो राहुल राय गुप्ता 17 साल का लड़का जिसने शुरू किया और आज जो है 47 साल जो हो चुके हैं, कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हो 17 साल के लड़के से, या फिर उससे कुछ सीखते हैं, या मुझे वो लगता है कुछ कि आपने बदलाव किए अपने अंदर में? मुझे लगता नहीं, बदलाव तो देखो ये तो समय की ज़रूरत भी है। बदलाव तो बहुत किए हैं। पहले एक टाइम पे बहुत गुस्सा आता था ऐसे केसेस को देख कर के, ये लगता था कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी कुछ सालों से मतलब अपने आप को कंपोज किया है, इससे ऊपर उठे हैं कि हमारा काम क्या है। हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना। क्लाइंट आएगा, उसकी बात सुननी है, और कई कई बार तो मैं एक दिन में 7-7 8-8 कंसल्टेशन करता हूँ। जब काफ़ी वर्क प्रेशर होता है कि लोगों का होता है कि भाई बात करनी है उनसे, डिस्कस करना है, तो मैं 7-8 लोगों से बैक टू बैक बात करता हूँ उनसे, फ़ोन पे भी, जूम मीटिंग में भी, मिल के भी, ऑफिस में। तो लेकिन मैं किसी भी केस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। पहले होता था ये? पहले होता था, पहले काफ़ी होता था। पहले ये होता था कि एक केस किया, उसकी कुछ फाइंडिंग निकली और मतलब मन बड़ा उदास हुआ, दुख हुआ बड़ा, और ऐसे लगा कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए समाज में, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो बहुत मतलब ऐसे होता था, लेकिन धीरे धीरे सोचा कि इससे क्या है कि अपनी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। तो एक जासूस को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। एक काम किया, उससे बाहर निकल गया, फिर दूसरा काम शुरू कर दिया, फिर दूसरे किस्सा शुरू हो गया। तो हमारे लिए एक डॉक्टर के ऑपरेशन की तरह है कि एक ऑपरेशन किया सक्सेसफुली, फिर दूसरे ऑपरेशन पे लग गए, फिर तीसरे ऑपरेशन पे लग गए। और कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको आज भी बड़ी नाज आती है कि जो तब थी उस लड़के में वो आज भी है? ईमानदारी, सच बोलना क्लाइंट से। मैं जो मेरा पहला क्लाइंट था वो आज भी मेरे क्लाइंट हैं। जो 4 सितंबर 1999 में पहला केस लिया था अपनी कंपनी के नाम पे, जिनके से लिया था वो केस, वो आज भी मेरे क्लाइंट हैं 25-26 साल बाद भी। ठीक है, तो वो एक नाज है मेरे को, और वो इसलिए है क्योंकि मैंने कभी क्लाइंट के साथ बेईमानी नहीं की। तो मैंने कभी अपने क्लाइंट को झूठ नहीं बोला, कभी उसके साथ बेईमानी नहीं की, जाने में तो बिल्कुल नहीं की, अनजाने में भी नहीं की। ठीक है, इसीलिए आप मेरी जो कंपनी की वेबसाइट है उस पर देखेंगे तो उसमें सक्सेस रेशो मेरा 90% लिखा हुआ है। सर आप अपनी कंपनी की वेबसाइट बताना चाहेंगे? 2 वेबसाइट हैं। जो मेन कंपनी जो हमारा ब्रांड नेम है वो डिटेक्टिव गुरु है, क्योंकि बहुत से लड़के आज की डेट में फील्ड एजेंट का काम कर रहे हैं, वो मेरे यहाँ से गए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें सीख के गए हैं, तो वो मुझे गुरु बोलते थे। तो हमारा ब्रांड नेम ही डिटेक्टिव गुरु हो गया। और जो लीगल नेम है कंपनी का वो सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो secretwatchdetectives.com करके कंपनी मतलब वेबसाइट है, मेन वेबसाइट। और लेकिन डिटेक्टिव गुरु .in भी हमारी साइट है, detectiveguru.com भी हमारी साइट है। तो इस तरीके से 2-3 साइट्स हैं। उसके ऊपर हमने लिखा हुआ है कि हमारा सक्सेस रेट जो है वो 90% है, यानी 10 केस आते तो 9 हम सॉल्व कर लेते, एक किसी वजह से नहीं सॉल्व हो पाता। तो ये हमारी ईमानदारी है। जितने भी मैं प्रपोजल बेचता हूँ, खास करके कॉर्पोरेट केसेस में, उसमें हमने ये 90% वाला लिखा हुआ है, और उसमें लिखा है कि हमारी किसी टाइप की गारंटी नहीं है, क्योंकि हम काम करते हैं। अब रिजल्ट क्या आएगा वो मुझे भी नहीं पता। सही बात है। मैं काम करने के पैसे लेता हूँ, रिजल्ट देने के पैसे नहीं ले रहा मैं। रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा, जो भी आएगा, जो सच्चाई है वो पता चल जाएगी। सही बात है, मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई टेक्निकल काम नहीं है ये। हाँ, या दवाई दे दिया ठीक हो गया, ऐसा हाँ, काम नहीं है। नहीं, दवाई देने से भी कई बार नहीं ठीक होता। हाँ, तो हम डॉक्टर से पैसे थोड़ी वापस मांगते जाके। हाँ, वो तो हम उसके कंसल्टेशन की उसको फीस दे रहे हैं। हाँ, फीस दे रहे हैं। दवाई खा ली, उसके भी फीस दे दी हमने। वो अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार दवाई नहीं काम करती हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि कौन सी दवाई काम करेगी, कौन सी नहीं दवाई काम करेगी। एक बार ऐसे होता है कि सेम प्रॉब्लम के लिए एक दवाई काम की, 2 महीने 3 महीने बाद वही सेम प्रॉब्लम हुई, वही दवाई नहीं काम की। सही है। और सर तो आप कुछ कह रहे थे? हाँ, नहीं, बस इतना ही कह रहा था। या मैं कह रहा हूँ कि एक डिटेक्टिव की लाइफ में उसके काम के अलावा क्या होता है? प्यार करने का वक्त मिलता है? मतलब जब आप भी 20-21 साल के एकदम नौजवान
खूबसूरत लड़के हुआ होंगे, आप आज भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, एकदम कोट सूट मेरे को बढ़िया लगा। मुझे आपको देख के ऐसा लगा कि मुझे भी कोट सूट पहनना शुरू करने चाहिए एटलीस्ट शो के लिए। तो सर रोमांटिसिज्म कितना होता है एक लाइफ में डिटेक्टिव के? रोमांस के लिए टाइम मिलता है, प्यार के लिए टाइम मिलता है, नहीं तो मिलता है? पहला प्यार तो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। बाकी टाइम बच जाता है, तो कोई प्यार से देखता है तो हम भी उसको प्यार से देख लेते हैं। मैं सिंगल हूँ, ठीक है, और वक्त इतना मिलता नहीं कि किसी को डेट कर पाऊँ, ठीक है। डू यू थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द वर्क भी है, और लोग जिनको हम पसंद करते हैं वो हमें पसंद नहीं करते, जो हमें पसंद करते हैं वो हमें पसंद नहीं आते। आजकल लड़कियां मतलब मैक्सिमम लड़कियां जो हैं दारू पीती हैं, मेरे को वो पसंद नहीं है। बहुत सारी लड़कियां स्मोक करती हैं, मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए डेट हो नहीं पाती है। जैसे ही पता चलता है ये स्मोक करती है, ये ड्रिंक करती है, मैं भाग जाता हूँ वहाँ से। मैं अब मैसेज करता हूँ अपने दोस्त को, यार मेरे को बचा ले, ठीक है, कॉल कर अर्जेंट। तो वो मेरे को कॉल करता है, भैया अर्जेंट एक केस आ गया है, ज़रा आके मिल लो। मैं वहाँ से उसको नमस्ते बाय बाय बिल चुकाया, निकल जाता हूँ मैं। इसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारी, आपके घर परिवार, आपके तो भाई बहन, माता पिता? मैं मतलब अकेला हूँ, और मम्मी पापा चले गए हैं, ठीक है। वो स्वर्ग में बैठे हुए कहीं देख रहे होंगे कि बच्चा अच्छा बिल्कुल। काम कर रहा है, उनका आशीर्वाद बना हुआ है। वो पंजाब तो से हरियाणा साथ दिल्ली आए थे फिर? दिल्ली आई थी, दिल्ली में हम्म। साथ रहे हम काफ़ी साल, और मुझे थोड़ा बहुत उनकी सेवा करने का मौका मिला, ज़्यादा तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अपने माँ बाप के साथ उनके साथ अच्छा सहयोग वक्त किया, बिताया। अच्छा वक्त बिताया, उनके साथ रहा, और उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और आज मैं जो भी हूँ, अगर वो मुझे वो सही चीज़ें नहीं सिखाते तो मैं नहीं बन पाता। तो माँ बाप का तो शुक्रगुजार मैं हमेशा उनकी एक रहूँगा। सबसे बड़ी लर्निंग जो आपके करियर में एज ए स्पाई जासूस काम आई? मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप किसी के लिए मेरी मम्मी कहती थी कि अगर किसी के लिए 1 रुपया तुम काम कर सकते हो तो 50 पैसे बोलो उसको। जब आप 50 पैसे बोलोगे तो उसकी एक्सपेक्टेशन जो है 50 पैसे की होगी, लेकिन क्योंकि आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर वो जज्बा है कि आप 1 रुपये का काम कर सकते हो, तो आप 75 पैसे का भी काम कर लोगे तो भी उसको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि उसकी उम्मीद से बढ़ के काम किया आपने। सही तो बात है। कहने का मतलब है अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा किसी को मत बोलो, थोड़ा कम बोलो। तो अगर किसी से वादा करना है तो मेरे पास जो क्लाइंट आता है, मैं कभी नहीं कहता कि मैं गारंटी देता हूं मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मैं कहता हूं भी कोशिश करूंगा, इतने % चांसेस है। मैं परसेंटेज में क्लाइंट को बताता हूं कि इसमें आपका जो सक्सेस रेशो है इतने % है। किसी किसी केस में मेरा 5% सक्सेस रेशो होता है। अगर क्लाइंट विश्वास करता है मैं काम करता हूं उसके ऊपर। तो ये मेरी माँ की सीख है जो मेरा हमेशा साथ देती है, और क्लाइंट अप्रिशिएट करता है इसको। सर जैसे बैटमैन जो है ना, बैटमैन बोलता है कि मैं अकेले ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ जी। खुद। आपके साथ में भी ऐसा है कि आप जब अकेले होते हैं तब आप ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, कि जब कोई टीम प्रोजेक्ट होता है आपके साथ कोई जुड़ के काम कर रहा है तब आपके अंदर से ज़्यादा आउटपुट या प्रोडक्टिविटी निकलती है? प्रोवाइडेड आप सिंगल है, तब वो किस तरीके से अफेक्ट करता है? या मान लीजिए अगर आप शादीशुदा होते, आपके बच्चे होते, तो वो किस तरीके से आपको इफेक्ट करता? तो इसमें 2 एंगल हैं, एक टीम का, एक मैरिड अनमैरिड का। या तो मुझे लगता है कि अगर मैं मैरिड होता तो जितना मैं अभी सक्सेस हूँ या मैं जितना काम कर पाता हूँ, जितना इस प्रोफेशन को मैं वक्त दे पाता हूँ, तो शायद मैं नहीं दे पाता। जितना फ्रिक्वेंटली मैं ट्रैवल कर पाता हूँ, देश दुनिया घूम पाता हूँ। मैं अभी तक 20-22 कंट्री घूम चुका हूँ मैं। जैसे सर और कौन सी? मैं अमेरिका बहुत बार गया, मैं कनाडा गया, मैं जर्मनी गया, स्विट्ज़रलैंड गया। स्विट्ज़रलैंड का भी तो बताया मैंने या आपको। टर्की गया, मॉरिशस गया, श्रीलंका गया, नेपाल गया, और कई कंट्री गया मैं, छोटे-छोटे कंट्री। केसेस के सिलसिले थाईलैंड में बहुत बार गया हूँ मैं, थाईलैंड, ठीक ओके। है। तो आप सिंगल है सर? हाँ, नहीं मैं तो केसेस के लिए गया, या मैं कभी अपने खर्चे पे नहीं गया कहीं पे अच्छा, भी। केसेस के हाँ, लिए? केसेस पे गया मैं। मतलब मैंने ट्रैवल पे खर्च नहीं किया कभी भी। ओके ओके। मैं अभी मैं पिछले महीने यूएस में था, तो मैं क्लाइंट के खर्चे पे ही जाता हूँ जनरली, बिकॉज मैं केसेस के लिए जा रहा हूँ। घूमने का उतना वक्त नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत वक्त हम निकाल लेते हैं अपना काम खत्म बट करके। आई थिंक सर आपका काम ही आपको घुमा रहा है। हाँ, वो घुमा रहा है तो वही इंजॉयमेंट है। एक्चुअली ये कहते भी हैं कि जिस काम को करने में आपका पैशन है, जो काम पैशनेट करता है आपको,
तो आपको फिर थकान नहीं होती, फिर आप उस काम को एंजॉय करते हो। तो मैं इस काम को एंजॉय करता विच हूँ। ब्रिंग्स अस बैक टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट जहाँ से 2 घंटे पहले हमारी शुरुआत हुई थी, किक। तो किक मेरे को मिलती है जब मेरे पास कोई केस आता है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ और मुझे लगता है कि ये मुझे करना चाहिए काम, तो मैं उसको खुद भी करता हूँ। आपने टीम के बारे में पूछा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना टीम के मैं कुछ नहीं हूँ। ओके। ठीक है, मेरी टीम है तो मैं काम कर रहा हूँ, और मेरी टीम नहीं रहेगी तो मैं शायद नहीं काम कर पाऊँगा, या मैं उतना काम नहीं कर पाऊँगा जितना मैं अभी कर पाता हूँ। तो टीम मेरे लिए मेरी एक दूसरी फैमिली है, और मेरा मतलब बैकअप प्लान होता है वो, और वो बड़ी सपोर्ट करती है। जो फ़िल्मों में हम देखते हैं कि एक ही जासूस कहीं पे भागा-भागा फिर रहा है, या पुलिस वाला या डिटेक्टिव भागा फिर रहा है, वो जनरली होता नहीं है। टीम की सपोर्ट चाहिए होती है, अलग-अलग आपको अलग-अलग तरीके के अलग-अलग टैलेंट के लोग चाहिए होते हैं जो अलग-अलग काम कर लें। अभी आप जैसे पॉडकास्ट करते हो तो आपको कैमरामैन भी चाहिए, आपको एडिटर भी चाहिए, आपको सारे लोग चाहिए मैनेज करने के लिए। उसी तरीके से हमारा काम होता है, अलग-अलग केसेस होते हैं, अलग-अलग तरीके की टीम होती है। टीम नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएँगे। तो टीम Alright. की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। सर जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करते हैं तब उनमें कोई फ़र्क महसूस करते हैं नेशनल क्लाइंट्स से, या फिर सेम ही होता है इंसान क्रक्स पे? नहीं, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, जो अगर हम ज्योग्राफिकली बात करें, तो जो इंटरनेशनल क्लाइंट हमें मिलते हैं, तो वो थोड़े प्रिसाइज़ होते हैं कि उनको क्या कराना है, क्या नहीं कराना है। इंडिया में थोड़ी-सी मेरे को ऐसी प्रॉब्लम आती है बहुत बार कि हमने काम शुरू हुआ ए, बी से लेकर के, और क्लाइंट बाद में जेड तक पहुँच गया। उसने कहा नहीं जी मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। क्लैरिटी नहीं जो है। कि हमने डिस्कस ही नहीं किया। हम्म। जो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं था, जो हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं था, क्योंकि हमने तो ए और बी के पैसे चार्ज किए आपसे, सही बात और है। आपने जेड तक काम मांग लिया। तो वो जो 24 अल्फाबेट है उसका काम मैं कैसे करूंगा? ठीक है, लेकिन बाहर के क्लाइंट ऐसा नहीं है। बाहर के ए और बी की बात करें तो ए और बी के पैसे देंगे और ए और बी की रिपोर्ट लेंगे, फिर वो आपसे इधर उधर की बात ही नहीं करेंगे। प्रोफेशनल। प्रोफेशनलिज्म, तो प्रोफेशनलिज्म मुझे लगता है कि बाहर के क्लाइंट में थोड़ी सी ज़्यादा है, हमारे इंडिया में थोड़ी प्रोफेशनलिज्म की कमी है, जो कि ठीक होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि डिटेक्टिव को लोग कई बार जादूगर समझते हैं, कई बार खुदा समझते हैं। वो उनको लगता है कि डिटेक्टिव तो कुछ भी कर सकता है, उसमें तो घर में उसके इंफॉर्मेशन पकती है, वो अपना जाएगा किचन में और इंफॉर्मेशन बना के ले आएगा और हमें दे देगा। जबकि हमें कोई केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत प्लानिंग, बहुत होमवर्क करना पड़ता है, पेशेंस ना सर। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत Yeah. पेशेंस रखने पड़ते हैं। वाओ वाओ। सर ये साल के अभी 6 महीने हुए हैं, लेकिन इतना कुछ देखने मिल रहा है इस साल में कि मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि सही में हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं। मतलब कहीं जंग चल रही है, कहीं कोई किसी को मार रहा है, कहीं लोग भगदड़ में शहीद हो रहे हैं, ऐसा सब हो रहा है। अब किस स्टेज में सर आप कहाँ क्या फील करते हैं अपने करियर के स्टेज में, और अब आगे क्या रखा है आपने अपने लिए, अपनी टीम के लिए? तो मुझे लगता है कि मैं बेहतरीन काम कर रहा हूँ अपने फील्ड में। लोग मेरे पास आते हैं प्रॉब्लम्स लेकर के, और मैं उनका सल्यूशन करता हूँ। मुझे खुशी मिलती है, अच्छा लगता है जब क्लाइंट शाबाशी देता है, थैंक यू बोल के जाता है, और अप्रिशिएट करता है मेरे काम को, मेरी टीम को, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आगे हम मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर में ऑफिस बनाने का प्लान कर रहे हैं। आई होप कि मैं इस साल में एक आपके मुंबई में, आमची मुंबई में Yes. एक ऑफिस बना पाऊंगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट तो हैं, लेकिन मेरा ऑफिस नहीं है कोई यहाँ पे। मेरी टीम भी है यहाँ पे, टीम भी काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड एजेंट्स हैं यहाँ पे, वो काम कर रहे हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई टीम नहीं है, मतलब कोई ऑफिस नहीं है, क्लाइंट से मिलने का कोई वो नहीं है। जब मैं आता हूँ तभी क्लाइंट से मिल पाता हूँ। तो एक ऑफिस मैं बना रहा हूँ, सेटअप कर रहा हूँ, और इंडिया में अलग अलग जगह पे फ्रेंचाइजी खोलने का मेरा है प्लान। उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है, मेरी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, मेरे जो कंसल्टेंट हैं जो मैंने हायर किए हैं वो भी काम कर रहे हैं। और पर्सनली मैं एक बुक अभी पब्लिश करने वाला हूँ, जो लिख ली है पिछले, मैं 1.5 साल से उस बुक पे काम कर रहा था, अब पूरी हो गई है वो मेरी बुक। शादी से पहले की जो चीज़ें हैं, बंदों को शादी क्यों करनी चाहिए, शादी का कॉन्सेप्ट क्या है, शादी का मतलब क्या है, जो हमने 3 चीज़ें डिस्कस की, कंपैटिबिलिटी वाली, अंडरस्टैंडिंग वाली, म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली, वो भी उसके अंदर आएंगी और एग्जाम्पल्स के साथ आएंगी
केस स्टडी के साथ आएंगे। तो वो बुक 200 पेज 200 पेज की तैयार हो गई है, वो मैं निकालने वाला हूँ। और एक मैं कोर्स शुरू करने वाला हूँ, वो अभी मतलब फर्स्ट स्टेज पे चल रहा है। कोर्स मैं लोगों को देने वाला हूँ कि अगर आप शादी करना चाहते हो तो आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि शादी का मतलब क्या है, आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप मैरिज मटेरियल हो या नहीं हो, आप अपने अंदर झांक के देख लो। अगर आप लड़की हो तो आप अपने पति को कैसे खुश रख सकते हो, अगर आप लड़के हो तो अपनी बीवी को कैसे खुश रखोगे। इस तरीके की चीज़ें मैं उस कोर्स में डालने वाला हूँ। और अगर आपकी शादी हो गई है, 1 साल 6 महीने 2 महीने 2 साल हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी नहीं चल रही, तो आप अपनी शादीशुदा लाइफ को कैसे ठीक कर सकते हो, ये दूसरा कोर्स होगा। एक तीसरा कोर्स है कि अगर आपकी शादी इतनी खराब हो गई है कि अब आपको शादी से बाहर निकलना है, तो फिर आपको क्या करना है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं, इन्वेस्टिगेटिव नज़रिए से किस तरीके से क्या क्या एक्शन आपको लेने चाहिए, कानून आपका कैसे साथ देगा, कानून से कैसे अपने साथ लेना है, वकील से कैसे अपने साथ लेना है, कैसा वकील आपको करना चाहिए, कैसे आपको केस करना चाहिए, कौन कौन सी धाराएं होंगी उसके ऊपर, और किस तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ लाइजन करोगे, बार्गेन करोगे, और उससे बेचारा डर अपने जाएगा आप सर, को शादी करने वाला जो डर है जाएगा। अपने आप को कैसे बचाओगे। आप शादी करेंगे नहीं करेंगे? क्या मेरा लगता है? मुश्किल है, मतलब मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर आपका पॉडकास्ट देख के कोई कन्या मुझे संपर्क प्लीज रीच करती है आउट टू मिस्टर डिटेक्टिव तो गुरु मैं, राहुल राय गुप्ता जी। हाँ, लेकिन शर्त यही है कि जो भी हो ईमानदारी से बता दे, ट्रांसपेरेंसी से। मेरे बारे में जो पूछना है मेरे बारे में पूछ ले, और बाकी आपके बारे में तो पता लगा ही लेंगे। हाँ, स्मोक वाली लड़की नहीं चाहिए, ड्रिंक वाली लड़की नहीं चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका मुंबई शहर में। जब तक है आप यहाँ पर, आपका वक्त बहुत ही रंगीन, बहुत ही खूबसूरत हो, और मुंबई शहर बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये वक्त जो आपने मेरे साथ बताया, जो आपकी बातें शेयर की, जो आपका एक्सपीरियंस, विजडम और एक तजुर्बा आपने मेरे सामने में रखा, ये पॉडकास्ट सिर्फ मेरे लिए डिटेक्टिव वाली कहानियाँ या फिर स्पाई स्टोरीज नहीं था। आई थिंक एक जीवन में जो हमारे रोज़मर्रा में जो सिलसिले होते हैं, जो कहानियाँ होती हैं, जो हमारे साथ में चीज़ें घटती है, उसको एक देखने का एक नया नज़रिया मिला। मैं उम्मीद करता हूँ सर कि आपको भी मज़ा आया हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अपनी ऑडियंस के साथ जोड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ऑडियंस ने ये पूरा पॉडकास्ट सुना होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी बातें उन्होंने सीखी होंगी, समझी होंगी, और ये पॉडकास्ट वो दोबारा तिबारा 3-4 बार देख सकते हैं, दोस्तों को भी रेफ़र कर सकते हैं, सो दैट वो भी अगर किसी मुसीबत में है तो किसी ना किसी डिटेक्टिव के पास जा कर के वो अपने प्रॉब्लम का समाधान कर सकें। और सर अगर उन्हें आप तक पहुँचना हो तो वो कैसे पहुँच सकते हैं? तो जैसे हमारी वेबसाइट है, हमारा आप गूगल करेंगे डिटेक्टिव गुरु के नाम को, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फेसबुक भी मिल जाएगा, इंस्टा भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर लीजिए, मेरी टीम रीच आउट कर लेगी और मेरी टीम से आप बात करिए, और हो सकता है वो आपको समाधान दे दे। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन बुक कर लें और अपना केस बताएं, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की। एक चीज़ तो पक्की है सर, आप जब सर के ऑफिस से निकलेंगे तब आप एक स्माइल के साथ निकलेंगे, दैट आई एम 100% श्योर ऑफ। 100%। और सर ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश है, मैं जानना चाहता हूँ डिटेक्टिव राहुल राय गुप्ता जी से, डिटेक्टिव गुरु से, कि उन्होंने अभी तक के जितने भी पॉडकास्ट किए, इस पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस आपके लिए कितना नया था, और अगर आप कुछ चंद अल्फाज उसके लिए कह सके। मुझे लगता है कि पॉडकास्ट जो होता है उसकी सक्सेस जो है वो होस्ट के ऊपर होती है और होस्ट की टीम के ऊपर होती है। बिकॉज जो आप मेरे से पूछना चाहेंगे, मेरे अंदर क्या क्या है ये मुझे खुद भी नहीं पता। मेरे अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन बैठी हुई है, अंदर दिमाग में क्या क्या चीज़ें लेके बैठा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन जब एक कन्वर्सेशन होती है और उसको लीड होस्ट करता है, तो अगर होस्ट अच्छा है, उसके सवाल अच्छे हैं, तो गेस्ट को भी मज़ा आता है बात करने में, जवाब देने में। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके पॉडकास्ट को बहुत इन्जॉय किया है, और ये बिल्कुल अलग पॉडकास्ट हुआ है, इसमें अलग तरीके की बात हुई है। जितने भी अभी तक मेरे पॉडकास्ट हुए, इतनी खुल के और इतनी डिटेल्ड बातचीत मुझे लगता नहीं है कि मैंने किसी भी पॉडकास्ट के साथ बात की है ऐसी। थैंक यू सो मच सर, हाथ मिला लेते हैं, मैं भी बोलूंगा डिटेक्टिव साहब से हाथ मिलाएं। थैंक यू सो मच, दैट्स डिटेक्टिव गुरु सर राहुल राय गुप्ता जी।
दिल्ली से जल्दी मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, आपके शहरों तक अगर कोई समस्या है तो प्लीज इन्हें रीच आउट करिए. इट्स नॉट अ टैबू. इफ यू नीड प्रोफेशनल हेल्प, प्लीज गो हेड एंड टेक इट. थैंक यू सो मच. मेरा नाम है राज श्रीवास्तव, ओनली ऑन योर पॉडकास्ट विद राज. थैंक यू. टेक केयर.